नमस्कार साथियों, मैं सागर चौधरी आज फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं राइट एंगल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मारवाड़ वंश का इतिहास या मारवाड़ का जो क्षेत्र है उसका इतिहास आज अपन लोग देखेंगे। तो वहां उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी और उनके अंदर कौन कौन से प्रमुख शासक हुए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मारवाड़ के अंदर कौन से वंश का शासन था? तो राठौड़ वंश का शासन था। और इनकी जो उत्पत्ति है इसके संबंध में अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग सिद्धांत दिए जाते हैं और उनके अंदर जो दो सबसे प्रचलित सिद्धांत है वो अपन आज देखने जा रहे हैं। जो राठौड़ जो शब्द है उसकी उत्पत्ति कई बार ऐसी मानी जाती है कि राठौड़ शब्द की उत्पत्ति राष्ट्रकूट से हुई है। क्यों, ऐसा क्यों कहा जाता है? राष्ट्रकूट से राठौड़ वंश की उत्पत्ति हुई है क्योंकि जो राष्ट्रकूट का जो प्राकृत भाषा का जो शब्द है वो है रटौड़। क्या है? रटौड़। प्राकृत शब्द क्या है इसका? रट उड़। तो ऐसा माना जाता है कि रट उड़ करते करते राठौड़ हो गया था। इतिहास के अंदर धीरे धीरे जो शब्द होता है उसमें परिवर्तन हो जाता है। कभी कुछ बोलते बोलते लोग कुछ बोलने लग जाते हैं, धीरे धीरे जैसे जिसकी जबान पर आता है तो इसको रट उड़ से क्या कर दिया? राठौड़ कर दिया। तो राष्ट्रकूट वंश से जो दक्षिण भारत के अंदर राष्ट्रकूट हुआ करते थे उस समय, उनसे भी इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। और आगे अपन देखेंगे जो एक शासक होगा, शासक का नाम आगे मैं बताऊंगा आपको। जो शासक होगा वो कर्नाटक से अपने जो इनकी कुल देवी होगी उनकी मूर्ति लेके आएगा। द्रोड़ होता है वैसे तो उसका नाम, ठीक है, आगे देख लेना। अब जो राज रत्नाकर थी, अलग अलग जो भी पुस्तकें हैं या जो भी ग्रंथ है या जो भी व्यक्ति है उनके द्वारा क्या क्या इसके बारे में कहा गया उत्पत्ति के संबंध में। तो सबसे पहले जो राज रत्नाकर एक पुस्तक है उसके द्वारा इनको हिरण्यकश्यप की संतान बताया गया है। किसकी संतान बताए गए? हिरण्यकश्यप की संतान बताया गया। हिरण्यकश्यप होता है वैसे तो हिंदी के अंदर शुद्ध। नेक्स्ट जो दयालदास जी थे या दयालदास की जो ख्यात है उसके द्वारा इन्हें सूर्यवंशी बताया गया। इसके अलावा जो जेम्स टोड है इतिहासकार, वो भी इन्हें सूर्यवंशी बताता है। और कौन बताता है? इसका समर्थन कौन करता है? जेम्स टोड। जेम्स टोड को एक दिन अपन अलग से क्लास में देखेंगे, फालतू हर चीज में पंचायती करते रहता है, इसको अलग से देखेंगे क्या क्या बात करी है इसने। नेक्स्ट जो राठौड़ वंश महाकाव्य है, एक महाकाव्य राठौड़ वंश महाकाव्य, वो क्या कहता है? भगवान शिव के जो सर के ऊपर या जटाओं के ऊपर जो चंद्रमा लगा हुआ था शीश के ऊपर, उससे इसकी उत्पत्ति बताता है राठौड़ वंश की। कौन सा? राठौड़ वंश का महाकाव्य, ठीक है। नेक्स्ट गढ़वाल वंश से उत्पत्ति। जो गढ़वाल वंश हुआ करता था कन्नौज के अंदर, पृथ्वीराज चौहान के समय जो जयचंद गढ़वाल था उसके जो वंशज हुए थे गढ़वाल, उनसे जो उत्पत्ति बताई जाती है वो किसके द्वारा बताई जाती है? तो नैणसी के द्वारा बताई जाती है। इसके अंदर नैणसी है। जोधपुर राज्य का इतिहास एक पुस्तक लिखी गई है या जोधपुर राज्य का ख्यात लिखी गई है, उसके द्वारा भी इस बात का समर्थन किया जाता है। इसके अलावा जो दयालदास की ख्यात है वो भी इस बात का समर्थन करती है। और कौन समर्थन करती है? दयालदास री ख्यात। जेम्स टोड भी इस बात का समर्थन करते हैं। जेम्स टोड। इसके अलावा जो पृथ्वीराज रासो है वो भी इस बात का समर्थन करती है। पृथ्वीराज रासो, ये सब किस मत का समर्थन करते हैं? तो ये सब इस मत का समर्थन करते हैं कि इनकी उत्पत्ति गढ़वाल वंश से हुई है, जो कन्नौज के गढ़वाल थे, ठीक है। नेक्स्ट ये सब किसके संबंध में हो गया? राठौड़ वंश की उत्पत्ति के संबंध में जो भी सिद्धांत दिए गए अलग अलग वो अपन ने देख लिए। अब इनका जो सबसे प्रतापी शासक था वो था राव सिंह। यह सबसे जो पहला शासक था जिसने राठौड़ वंश की स्थापना करी थी वो राव सिंह माना जाता है। राव सिंह ऐसा माना जाता है कि ये कन्नौज के जो गढ़वाल हुआ करते थे वहां से ये आया था पालीवाल ब्राह्मणों की सहायता हेतु। एक बार क्या हुआ, ये जो एरिया था अपने राठौड़ का, ये मारवाड़ वाला जो क्षेत्र था, मारवाड़ क्षेत्र के अंदर कौन कौन से सम्मिलित होते हैं? तो नागौर, पाली, जालोर, बाड़मेर, जोधपुर, ये सारा मारवाड़ क्षेत्र के अंदर आता है। यहीं पे जो राठौड़ वंश था उसका यहीं पे शासन था। तो पालीवाल ब्राह्मण हुआ करते थे, पाली क्षेत्र के अंदर पालीवाल ब्राह्मण होते थे। यहाँ पे मुस्लिम आक्रमणकारी या मुस्लिम जो आक्रांता था वो बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। तो उस समय जो सबसे भारत की शक्तिशाली जो शक्ति हुआ करती थी वो थी गढ़ वालों की या अपने कन्नौज वालों की। तो इन्हें लगा कि हमें सहायता के लिए कहाँ जाना चाहिए? तो इनके पास जाना चाहिए। तो ये जाते हैं और उनसे सहायता मांगते हैं। इनका जो जो अपने राव सिंह है उनके पिता का नाम होता है सेतराम। क्या होता है इनके पिता का नाम? सेतराम। सेतराम जी अपने एकदम मस्त आदमी थे, मध्यमस्त आदमी थे। सेतराम जी के 100 बालक थे। सेतराम जी कितने पुत्र थे? 100 पुत्र थे और 100वां पुत्र था अपने राव सिंह। ऐसा कहानी मानी जाती है
कि जो राव सिया था वो सेतराम जी का 100वां पुत्र था। और जब ये इसका जन्म हुआ था तब पंडित जी ने कहा था, पंडित जी काम कहना होता है, तो पंडित जी ने कहा था कि अगर इस बालक का जो चेहरा है वो इसके पिताजी ने या राजा सेतराम ने अगर देख लिया तो वो मर जाएंगे, वो उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो सेतराम ने अपने जो सेना थी उसको भेजा और कहा ये जो बालक है ना इसको ले जाके और हत्या कर दो इसकी। तो वो सारे जो सैनिक होते हैं वो इस बालक को ले जाते हैं और इसकी हत्या तो करते हैं नहीं, और क्या करते हैं, एक जो शेर की गुफा होती है उसके अंदर छोड़ के आ जाते हैं, शेर की गुफा में छोड़ देते हैं और वापस आ जाते हैं और राजा को बोलते हैं हमने क्या कर दी, उसकी हत्या कर दी। अब थोड़े जो साल होते हैं वो बालक थोड़ा बहुत बड़ा हो जाता है, बालक बड़ा हो जाता है 10-11 साल के। पहले तो भाई साहब सूरवीर योद्धा हुआ करते थे, आज 10-11 साल के बालक को पता ही नहीं होता है, इंस्टाग्राम पे चैटिंग शूटिंग करते रहते हैं, वो तो कुछ होता ही नहीं है। और पहले जो 10-11 साल के थे वो युद्ध के अंदर चले जाते थे तीर कमान तलवारें लेके। तो ऐसी बात होती है, इधर से पाली वाले ब्राह्मण आते हैं, साहित्य हेतु कहाँ, कन्नौज साहित्य हेतु आते हैं, और वो देखते हैं कि शेर की गुफा के अंदर एक जो बालक है वो जो शेर के बच्चे हैं उनके साथ में खेल रहा है। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है और उस बालक की सूचना देते हैं किसे, सेतराम जी को, कि आपके राज्य के अंदर ऐसा एक बालक है जो शेर की गुफा के अंदर बैठा हुआ है और शेर के जो बालक है उनके साथ खेल रहा है और शेर भी उसे कुछ नहीं कर रहा। सेतराम जी को यार बड़ा आश्चर्य होता है, सेतराम जी सैनिकों को बुलाते हैं, तब सैनिकों को लगता है कि यार ये वही बालक है, राव सिंह जी आपका जो पुत्र था जिसको आपने मारने का आदेश दिया था, हमने मारा नहीं था और उसको शेर की गुफा में छोड़ के आ गए थे, वही कहीं जिंदा नहीं बच गया, इतने साल हुए यार, बराबर बालक हाइट वाइट के अंदर और एज के अंदर वही लग रहा है। तो इन्होंने बोला कि ये कौन है, राव सिया है हाथ से, तो इसका नाम क्या रख दिया, सिया रख दिया। अब आप लोगों को आश्चर्य होगा कि कुछ खाया नहीं तो जिंदा कैसे रहा, तो शेर का दूध पीता था उस टाइम में, क्या पीता था, शेर का दूध पीता था, इसलिए नाम क्या रख दिया, राव सिया रख दिया। तो पालीवाल ब्राह्मणों ने कहा हमें क्या दे दो, राव सिया दे दो जो हमारी सहायता करे। तो सेतराम जी ने बोले इतने सालों से मैंने चेहरा नहीं देखा, आप ही ले जाओ, एक काम करो, फालतू अगर ये इसका चेहरा मैंने देख लिया मैं मरमरा जाऊंगा। तो पालीवाल ब्राह्मणों की सहायता हेतु ये कन्नौज से आ गया था, कहा, मारवाड़ के अंदर। उसके बाद में इसने जो राजधानी बनाई थी, किसको बनाई, खेड़, बाड़मेर के अंदर एक जगह पड़ती है खेड़, उसको राजधानी बनाया था। और इसकी जो छतरी है, किसकी, राव सिंह की छतरी है, 1240 के अंदर इसने शासन स्थापित किया था। और इसकी छतरी है बीटू, पाली के अंदर, पाली के अंदर एक जगह पड़ती है बीटू, वहां पे इसकी छतरी स्थापित की गई है। लाख जवर, एक शब्द लिख रखा है यहाँ, लाख जवर। लाख जवर क्या होता है, जब इसका अंतिम समय था, ये जो अपने राव सिंह है उसने अंतिम युद्ध लड़ा था, उस समय जो पालीवाल ब्राह्मण थे और राव सिंह और उसकी सेना, इनका और मुस्लिम जो आक्रांता थे उनके मध्य एक युद्ध हुआ, बहुत भीषण युद्ध था। उस युद्ध के अंदर 1 लाख के आसपास जो स्त्री और पुरुष और जो सैनिक थे वो सारे मारे गए थे। उसी घटना को क्या कहा जाता है, लाख जवर कहा जाता है। ठीक है, तो ये लाख जवर का अर्थ आपको पता चल गया। ये था राव सिया का शासन। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट शासक था दुवड़। मैंने आपको दुवड़ के बारे में बताया था, दुवड़ नागनेची माता का मंदिर बनवाता है। ये नागनेची माता इनकी क्या है, कुल देवी, क्या है, कुल देवी। और ये नागनेची माता की मूर्ति कहां से लाएगा, कर्नाटक से लाएगा, देखो ये लिख रखा, कर्नाटक से मूर्ति लेके आता है। और इसका मंदिर कहां बनवाता है, तो नागाना बाड़मेर के अंदर एक जगह पड़ती है, वहां पे ये मंदिर बनाया जाता है, नागाना बाड़मेर, यहाँ पे ये नागनेची माता का मंदिर बनवाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अपने मल्लिनाथ जी। मल्लिनाथ जी राजस्थान के लोक देवता भी है। ठीक है, मल्लिनाथ जी जो राजधानी होते हैं उसको कहाँ ले जाते हैं, मेवानगर। ये भी कहाँ है, तो बाड़मेर के अंदर ही है, मारवाड़ का क्षेत्र है, मारवाड़ का क्षेत्र अपन ने देख लिया। मेवानगर को ये राजधानी घोषित कर देते हैं। और इनको क्या कहा जाता है, मल्लिनाथ जी को, राजस्थान के लोक देवता ही, राजस्थान के लोक देवता। ठीक है, और जो मल्लिनाथ जी है उन्हीं के कारण जो बाड़मेर का जो क्षेत्र है उसको मालानी क्षेत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मालानी। मालानी एक्सप्रेस भी चलती है इधर है ना, एक ट्रेन है मालानी एक्सप्रेस, तो मालानी कहा जाता है। और मल्लिनाथ जी के नाम पर एक मल्लिनाथ पशु मेला भी लगता है। क्या लगता है, मल्लिनाथ पशु मेला। ज्योग्राफी का क्वेश्चन यही देख लेना, मल्लिनाथ पशु मेला। ठीक है, ये बात किसके बारे में थी, तो मल्लिनाथ जी के बारे में ये बात देख ली अपन ने। नेक्स्ट शासक होता है राव चुंडा। चुंडा एक बहुत ही ज्यादा प्रतापी शासक था। अपन मेन शासक देख रहे हैं, सारे देख रहे हैं नहीं, इंपोर्टेंट या जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीधे वो देख रहे हैं। अपने राव चुंडा जो होता है किसका पुत्र होता है, वीरमदेव का पुत्र होता है ये। उसके बाद में जो चुंडा होता है वो प्रतिहार राजा इंदा की पुत्री से शादी करता है। किससे शादी करता है, प्रतिहार राजा इंदा की पुत्री से शादी करता है। और दहेज के अंदर क्या लेता है, मंडोर। क्या लेता है, दहेज होता है ऐसा, या तो लो मत, और लो तो फिर चुंडा जैसा लो, वैसे तो नहीं लेना चाहिए।
मंडोर क्या लेता है, ये दहेज में लेता है, दहेज में, और इसको ही क्या बना लेगा, अब राजधानी बना लेगा अपने। और जो मंडोर की राजकुमारी रहेगी, तो जैसे पहले क्या करते थे, राजकुमारी वगैरह के नाम रखने के अंदर इतना सोचा नहीं करते थे, जैसे मान सिंह, मान भाई, उधर उनके नाम सेम से रख रखे, ठीक है। वैसे यहाँ पे जो मंडोर की राजकुमारी है उसका नाम क्या हो गया, मंडोदरी। क्या हो गया, मंडोदरी। तो यहाँ पे किससे शादी करा दी, मंडोर की राजकुमारी मंडोदरी से शादी करवा दी। इसने अपने जो राज्य का विस्तार था वो कहां तक कर दिया, नाडोल, डीडवाना, नागौर, इस वाले जो क्षेत्र था ना, अभी तो ये डीडवाना को अलग अपने क्या बना दिया, जिला बना दिया, पहले नागौर के अंदर हुआ करता था, ये नागौर आदि क्षेत्र जो था वो किसने जीत लिया था, अपने चुंडा ने जीत लिया था, ठीक है। नेक्स्ट शासक होता है रणमल, 1427 से लेके 1438 ईस्वी तक। रणमल याद करो, अपन ने मेवाड़ का इतिहास पढ़ा था, उसके अंदर पढ़ा था जो मोकल होता है, राणा लाखा का जो पुत्र होता है, हंसाबाई से शादी करवाई जाती है लाखा की, और रणमल क्या होता है, उसका भाई होता है हंसाबाई का। फिर मोकल का संरक्षक नियुक्त किया जाता है, वहां पे ये मेवाड़ की जो सेना होती है, इसका जो भाई होता है कान्हा, किसका भाई, रणमल का भाई कान्हा। और इस कान्हा के लिए इसको क्या छोड़नी पड़ती है, मारवाड़ की गद्दी छोड़नी पड़ती है। ये होता तो बड़ा बेटा है, लेकिन मारवाड़ की गद्दी छोड़ता है अपने भाई कान्हा के लिए। फिर ये मेवाड़ के अंदर रहने लग जाता है हंसाबाई के पास में, मोकल का संरक्षक नियुक्त कर दिया जाता है। फिर जैसे इसका मेवाड़ के एरिया के अंदर प्रभाव बढ़ता है, ये उसकी सेना लाके और यहाँ पे मारवाड़ के ऊपर भी अधिकार स्थापित कर लेता है, फिर मेवाड़ के अंदर इसको मार दिया जाता है। ये बात अपन ने सब मेवाड़ में देख रखी है, तो वापस नहीं देखेंगे। फिर इसका जो बेटा होता है जोधा, वो यहाँ से भाग जाता है, तो नेक्स्ट शासक कौन बनेगा, जोधा बनेगा, राव जोधा। जोधा का जो अपने शासनकाल रहा था वो एक तरह से स्वर्णकाल ही था, इसने बहुत सारे काम करवाए थे, जोधपुर के किले का निर्माण भी इसी ने करवाया था। 1453 से लेके 1489 ये 89 तक इसका शासन रहा था। आवल बावल की संधि देखी थी अपन ने 1453 ईस्वी के अंदर, आवल बावल की संधि, ये जो वहां से भागता है, ये देखो ये रहा जोधा, बढ़िया ऊंचे ऊंचे बना रही है एकदम, ठीक है। जो अपने आवल बावल की संधि होती है 1453 ईस्वी में, ये वहां से मेवाड़ से फरार होता है, उसके बाद में धीरे धीरे ठिकाने वगैरह जीत रहा होता है, मैंने आपको बताया था। और फिर 1453 में कुंभा के साथ में आवल बावल की संधि कर लेता है, और उस संधि के बाद में ये जोधपुर का शासक बन जाता है। ये शासक बनने के बाद में बहुत सारे कार्य कराता है, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट कार्य, जोधपुर राज्य की स्थापना करता है। 1459 ईस्वी के अंदर जोधपुर राज्य की स्थापना की जाती है, और किले का निर्माण करवाया जाता है मेहरानगढ़ किले का। किसका, मेहरानगढ़ किले का। और ये जो मेहरानगढ़ का जो किला है उसकी नींव किसने रखी थी, तो करणी माता ने रखी थी। डाडी वाली डोगरी भी कहा जाता है करणी माता को, करणी माता ने नींव रखी, ठीक है। ये जो मेहरानगढ़ का किला है वो कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, तो चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी, चिड़िया टूक। ये पहाड़ी कैसी लगती है, चिड़िया की जो चोंच होती है उसके समान लगती है, तो इसका नाम क्या रख दिया, चिड़िया टूक रख दिया, और उसी के ऊपर मेहरानगढ़ का किला स्थापित है। इसने अपने शासन कार्य के अंदर बहलोल लोधी था, दिल्ली का शासक बहलोल लोधी हुआ करता था, उसका जो सेनापति था सारंग खां, उसको हराया था। यहाँ पे सारंग खां को क्या कराया, हराने का कार्य किया था राव जोधा के द्वारा। फिर इसकी मृत्यु हो जाती है 1490 ईस्वी के अंदर, ठीक है। ज्यादा बड़ा शासनकाल रहा नहीं था वैसे इसका, लगभग अपने 35 साल का इसका शासन कार्य रहा था। तो इसकी इंपॉर्टेंट बातें देख ली अपन ने। नेक्स्ट शासक देखते हैं राव गंगा। कौन था, राव गंगा। ये अपने जो संघ हुआ करता था ना, खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में, संघ के समकालीन था। 1515 से लेके 1532 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। ये देखो यहाँ लिखा हुआ, ठीक है। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में, तो इन्होंने मालदेव को सांगा की सहायता के लिए भेजा था, और साथ में कितने हजार की सेना भेजी थी, तो 4000 की सेना इनके साथ में भेजी गई थी, प्लस 4000 सैनिक, ठीक है। 4000 की सेना भी भेज दी साथ में। इसके अलावा इन्होंने जो गांगेलाव तालाब था, कहां पे गांगेलाव तालाब, ये गंगा तालाब कहां पे, जोधपुर के अंदर। इसका निर्माण भी किसके द्वारा कराया गया, तो गंगा जी के द्वारा करवाया गया। गंगा की बावड़ी भी कहां पे है, तो जोधपुर के अंदर है। गंगा की बावड़ी और गांगेलाव तालाब का निर्माण कराया गया। इसके अलावा गांगेलाव मंदिर वगैरह ऐसे भी इन्होंने बनवाए थे। एक दिन की बात है, अपने जो गंगा जी होते हैं वो कहाँ बैठे होते हैं, ऊपर खिड़की के अंदर, या अपना जो कक्ष होता है उसके झरोके के अंदर बैठे रहते हैं। और जो इनका पुत्र होता है राव मालदेव, जिसको हसमत वाला राजा भी कहा जाता है, वो आता है। गंगा जी अपने अफीम का सस्ता नशा करके बैठे होते हैं, ठीक है। गंगा जी क्या कर रखे थे, सस्ता नशा कर रखे होते हैं।
मालदेव आता है और इनको खिड़की से धक्का मार देता है और धक्का मारते ही गंगा जी की मृत्यु हो जाती है। इसलिए मालदेव को पितृहंता शासक भी कहा जाता है। ये बात कौन बताता है? जोधपुर राज्य का इतिहास या जोधपुर राज्य की जो ख्यात लिखी गई है उसके अंदर इस बात की पुष्टि की जाती है। हालांकि कई लोग मानते भी नहीं है कि अगर मालदेव ने उसको मारा होता तो उसको जनता विरोध करती। हालांकि जनता ने विरोध किया था, कई इतिहासकार ये भी बताते हैं। तो गंगा जी की मृत्यु हालांकि गिरने से हुई थी, झरोखे से। अफीम का नशा करा हुआ था, सस्ता नशा। और कोई मानते मालदेव ने मारा है, कोई मानते इतिहासकार नहीं मारा है। तो अपने हिसाब से देख लेना। बाकी मेरा तो यही मानना है कि मालदेव जी मार होगा। उस टाइम मालदेव जी पास में 2 ही परगने हुआ करते थे। फिर अपने जो नेक्स्ट अपन शासक पढ़ेंगे मालदेव, उसके अंदर देखेंगे मालदेव की क्या क्या उपलब्धि रही है। तो अब अपन इसके बाद में जो भी आगे के राजा देखेंगे उनको बिल्कुल अपने सिलेबस के हिसाब से शॉर्ट के अंदर देखेंगे, फ्लो चार्ट के अंदर। ज़्यादा उसको लंबा खींचेंगे नहीं, सीधी सीधी रियासतों के अंदर जो काम की बात है वही करेंगे। ठीक है, तो आज अपन राव गंगा तक ही पढ़ेंगे। आपने कौन कौन से शासक देख लिए? अपने राव सिंह देख लिया, कैसे वो आया था वहां से कन्नौज से। इधर सिया के बाद में धुअर देख लिया, मलिनाथ जी देख लिए, मेवानगर बाड़मेर वाले। उनको क्या कहा जाता है? राजस्थान के लोक देवता कहा जाते हैं। अब लोक देवता क्या होते हैं? जो ऐसे महापुरुष या ऐसे महाआत्मा, ये ऐसे वीर योद्धा जो अपने इतिहास के अंदर या अपना जो जीवन काल रहा होता है उसके अंदर अच्छे कार्य करते हैं, उनको देवता घोषित कर दिया जाता है। ऐसा ही तो हुआ था। भगवान राम को क्या मानते हैं अपन? देवता मानते हैं। ऐसे अन्य जो भी भगवान हुआ करते थे वो सब क्या हुए थे? अपने जो जीवन कार्य था उन्होंने अपने जीवन काल के अंदर बहुत अच्छे कार्य किए या अपने महापुरुष की तरह जीवन व्यतीत किया। जो महापुरुष हुआ करते थे उन्हीं को धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी क्या बनाने लगे? भगवान के रूप में पूजा जाने लगा, उन्हीं को भगवान घोषित कर दिया। ऐसे ही जो मलिनाथ जी है, पाबू जी है, तेजा जी है, हड़बू जी है, जो भी अपने क्या है लोक देवता है, देवता घोषित किया है, वैसे ही वो क्या हो गए? वो देवता हो गए। तो ऐसे ही मलिनाथ जी हुआ करते थे। मलिनाथ जी के बाद में अपन ने किसको देखा? तो राव चुंडा को देखा, उसके बाद में राव जोधा देखा और राव गंगा को देख लिया। नेक्स्ट अपन कौन देखेंगे? मालदेव जी को देखेंगे। ठीक है, या मालदेव को देखेंगे, उन्होंने कौन कौन से किले बनाए थे, क्या क्या उनका शासनकाल रहा था। तो आज की क्लास यही समाप्त होती है। इसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच।